Hello dear students, how are you? Today's my topic is पैराजंबल। पैराजंबल आप लोग सभी लोग जानते होंगे कि जितने भी वनडे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं सभी में पैराजंबल बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट के साथ साथ बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स के लिए टफेस्ट पार्ट भी होता है। टफेस्ट इन द सेंस कि जो यूपी बोर्ड के स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग पार्ट होता है। ठीक है, कई स्टूडेंट्स तो इसको डर की वजह से देखते भी नहीं हैं कि उनको एक मन में एक डर सा बना होता है कि वो इसको हैंडल भी नहीं कर पाएंगे, वो इसको कर नहीं सकते, और ऐसा होता है। ठीक है, तो ऐसा फ़िलहाल डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। कोई इतना बहुत ज़्यादा टफ पार्ट नहीं है। अगर इसको सही ढंग से सही तरीके से अगर पढ़ लिया जाए, समझ लिया जाए, तो कहीं ना कहीं इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आता है। मीन्स कि अगर हमने थोड़ी भी अप्रोच दिखाई, थोड़ा भी अगर हमने प्रैक्टिस कर लिया किसी भी तरीके से, तो हम 60 to 70% क्वेश्चंस बहुत जल्दी से कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, मीन्स कि छोड़ने से बेहतर है, एग्ज़ाम्स में छोड़ने से बेहतर है कि कुछ उसको यूज़ कर लिया जाए। मतलब अगर हमने थोड़ा बहुत जो पढ़ा है, अगर उसी पे बेस्ड अगर कॉन्सेप्ट हैं तो क्यों ना हम आगे बढ़ जाए। मेरा कहने का मतलब ये है कि ये जो पार्ट है, ये पार्ट ऐसा पार्ट है कि इसमें बहुत ज़्यादा कुछ अलग पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती है। स्टूडेंट्स को ऐसा होता है कि स्टूडेंट ये सोचता है कि उसको हिंदी निकालनी पड़ेगी, उसको मतलब कोई ट्रिक वगैरह, तो ऐसा कुछ नहीं है। आप एक जनरली आप कितने भी कमज़ोर स्टूडेंट हो, कितने भी कैसे भी स्टूडेंट्स हो, अगर आप इंग्लिश पढ़ते हो तो आप ग्रामर ज़रूर पढ़ते हो। ठीक है, आप ग्रामर ज़रूर पढ़ते हो। अगर आप ग्रामर पढ़ते हो ना, तो ग्रामर की हेल्प से ही इसको बहुत आराम से सॉल्व किया जा सकता है। मैं सारे क्वेश्चंस की बात नहीं कर रहा, मैं सारे लेवल के क्वेश्चंस की बात नहीं कर रहा, लेकिन मैं उन क्वेश्चंस की बात कर रहा हूँ जिनको हैंडल किया जा सकता है। ठीक है, और कहीं ना कहीं आप ग्रामर को यूज़ करके आप इसको बहुत अच्छे से हैंडल कर सकते हैं। ठीक है बेटा, कैसे कर सकते हैं वो हम लोग जानते हैं। देखो, इसको डिपेंड करता है 2-3 चीज़ों पे। 2-3 कौन सी चीज़ें हैं, जैसे कि एक ग्रामर की यूजेस हो गई। ठीक है, और ज़्यादा अच्छे लेवल पे जाना है और 100% करेक्ट करने हैं आपको, जहाँ पर ग्रामर के साथ साथ तो इसकी थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग आपकी क्लियर होनी चाहिए। अंडरस्टैंडिंग का मतलब ये है कि अगर आप इंग्लिश को रीडिंग करते हो तो रीडिंग करने से भी ये बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाती है आप लोगों की। ठीक है, लेकिन जो बच्चा रीडिंग नहीं कर रहा है वो कैसे करे, कुछ नंबर कैसे गेन करे, तो उसके लिए आज हम आपके सामने कुछ एनडीए के क्वेश्चंस लेके आए हैं। एनडीए 2017 के, ये आप अपना गूगल पे सर्च कर लेना, ये आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे। ठीक है, 10 क्वेश्चन मैंने लिए हैं और ये 10 क्वेश्चन को देखो हम लोग ग्रामर की हेल्प से कैसे सॉल्व करते हैं। बहुत कठिन नहीं आता, एक बार आप करना सीख जाओगे तो आपकी एक हिम्मत बन जाएगी। बस बात इतनी है, हिम्मत बनने वाली। ठीक है, तो मैं कोई भी क्लेम नहीं कर रहा कि आप इसको पढ़ करके आप 100% क्वेश्चन कर लोगे, आप सारे बुक के क्वेश्चन कर लोगे, ऐसा कुछ नहीं है। बस एग्जाम्स में कैसे क्वेश्चन आते हैं, जैसे टीचरों ने डरा रखा होता है कि आप ऐसा वो ये वो, तो ऐसा कुछ नहीं है। आप एनडीए के क्वेश्चंस हैं, मेरे अपने क्वेश्चंस नहीं है, एनडीए के क्वेश्चंस हैं। आप इन क्वेश्चंस को विद द हेल्प ऑफ ग्रामर पैटर्न, ठीक, ग्रामर कॉन्सेप्ट, आप इसको बहुत ईजिली सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, अच्छा, ये एनडीए में आता है, सीडीएस में, एयरफोर्स में, एसएससी प्री मेंस, सब में आते हैं ये क्वेश्चंस, इसलिए ये पढ़ाना बहुत ज़रूरी है और ये तरीका है। इसके बाद में जब हम आगे अपने लेक्चर्स पढ़ेंगे तो उनमें इन्हीं तरीकों को हम फॉलो करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, देखिए पहला क्वेश्चन है हमारा कि फार्मर्स वर्कर्स स्पेंड आउटडोर्स मोस्ट ऑफ देयर टाइम। देखो होता क्या है बेटा कि आप लोग इन क्वेश्चंस को समझने के लिए जो सबसे ज़्यादा तरीके होने चाहिए, जो इसका कॉन्सेप्ट हो सकता है, ये आप ये कह सकते हो कॉन्सेप्ट क्या हो सकता है बेटा। पहली चीज़ है आपको जो सबसे पहले समझनी है, वो सबसे पहले आपको ढूंढना है सब्जेक्ट। आप ग्रामर जब पढ़ते हो तो आप सब्जेक्ट ढूंढना जान जाते हो। ठीक है, सेकेंडरी आपको इसका समझना पड़ता है, इसका वर्ब, कि वो जो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब कहाँ यूज़ हो रही है। अगर सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर, अगर सब्जेक्ट आपका प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल। ठीक है, सबसे पहले हमें ये चीज़ें देखनी पड़ती है और ये सारी चीज़ें आप ग्रामर में सीखते हो। ठीक है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। थर्ड नंबर आपको थोड़ा सा प्रेपोजिशन
के बारे में पता होना। जैसे कि अगर आपने प्रेपोजिशन कहीं पर देख रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर लास्ट में मान लो प्रेपोजिशन से क्वेश्चन खत्म कर दिया गया है तो प्रेपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट आता है, ये ग्रामर का ही पोर्शन है। और ऑब्जेक्ट का मतलब है कि वहाँ पर या तो नाउन यूज़ किया गया होगा या प्रोनाउन। और जब अच्छे लेवल पे आप ग्रामर पढ़ोगे तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म, जिसे हम जिरंड बोलते हैं। तो एक ये तरीका हो गया। थर्ड, फोर्थ, कंजंक्शन। कंजंक्शन में आपको सबसे ज़्यादा देखना पड़ता है, कंजंक्शन में आपको देखना पड़ता है कोरिलेटिव कंजंक्शन। कोरिलेटिव कंजंक्शन जिसे हम फैन वॉइस बोलते हैं, फैन वॉइस कंजंक्शन। ठीक है, फैन वॉइस कंजंक्शन वो कंजंक्शन होते हैं जो अपने साथ सेम पार्ट ऑफ स्पीच लेते हैं। मतलब ये कहने का कि अगर मान लो आपने एंड यूज़ किया तो एंड के पहले अगर नाउन यूज़ है तो एंड के बाद आपको नाउन ही लगाना है। एंड के पहले वर्ब के आईएनजी फॉर्म यूज़ हुई है तो एंड के बाद में आपको वर्ब की आईएनजी फॉर्म ही यूज़ करनी है। एंड के पहले एडजेक्टिव आया है तो एंड के बाद आपको एडजेक्टिव ही यूज़ करना है। एंड के पहले अगर पूरी क्लॉज आई है, क्लॉज, तो एंड के बाद आपको क्लॉज ही यूज़ करनी है। अब ये सभी ग्रामर के पार्ट है। अगर आप ग्रामर देखो, आप ये मत सोचना कि आप पहले दिन से ही आप PQRS करना सीख जाओगे। आप पहले ग्रामर पे फोकस करो, कम से कम 60 से 70%। जब आप ग्रामर हैंडल करना सीख जाओगे, ग्रामर समझ जाओगे, तभी मैं बोलता हूँ कि आप अपने डेप्थ में ग्रामर पढ़िए। डायरेक्ट वाली ग्रामर मत पढ़िए कि डायरेक्टली आप पढ़ रहे हो कि आप ये कह रहे हो कि इसके बाद हार्डली के बाद व्हेन आता है, स्कार्सली के बाद व्हेन आता है, देन आता है, व्हेन आता है, नो सूनर देन आता है। ठीक है, नॉट ओनली बट ऑल्सो, ये सब ठीक है। लेकिन अगर आपने डेप्थ में ग्रामर पढ़ी है तब आप ऐसी चीज़ों को यूज़ कर पाओगे। क्लॉज क्या होता है, फ्रेज क्या होती है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें फैन वॉइस में मतलब फॉर, एंड, नॉर, बट, मतलब ये सारे कंजंक्शन होते हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, इसका 5th नंबर देखो पार्ट क्या है, ये आप इसको ध्यान देना बेटा, आगे इन्हीं की हेल्प। 5th नंबर पार्ट ये है कि आपको रिलेटिव प्रोनाउन देखने होते हैं बेटा। रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन आप जानते हो कि WH वर्ड या दैट होते हैं और इनके पहले किसी न किसी नाउन या प्रोनाउन का यूज़ किया जाता है। ठीक है, रिलेटिव प्रोनाउन WH वर्ड के साथ हु, व्हेन के साथ, whom के साथ सेंटेंस बनाए जाते हैं और उसके पहले कोई नाउन होता है जो उसको आगे रिलेट करता है। ये बात भी आप प्रोनाउन में पढ़ोगे, मीन्स अपने ग्रामर में। तो आप ग्रामर की हेल्प से इनको बहुत अच्छे से हैंडल, मतलब 60 to 70% क्वेश्चंस अच्छे लेवल पे। ठीक है, SSC मेंस तक के लेवल की मैं बात बता रहा हूँ। हालांकि मैं आज NDA के क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, वहाँ पर इतना ज़्यादा टफेस्ट पार्ट नहीं आया है। ठीक है, ये 2017 के क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको इन बातों का जरूर ध्यान रखना है। और ये सारी बातें कोई ट्रिक नहीं है, ये सिर्फ आप जब अपने पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ोगे, आप अपनी ग्रामर को पढ़ोगे अच्छे से, तो ये सब करना आप तुरंत सीख जाओगे। कोई ट्रिक नहीं है, कोई कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपकी अप्रोच ही आपको ट्रिक बना देती है। ठीक, अब जो समझने वाली बात है एक स्टूडेंट के लिए कि और इसमें क्या चीज़ें हम हैंडल कर सकते हैं। देखो बेटा, मैं कभी किसी ट्रिक व्रिक पे भरोसा नहीं करता। मेरा मानना यही है कि आप हमेशा अच्छा पढ़ें। जब आप अच्छा पढ़ लोगे तो ट्रिकें खुद बन जाती है। ठीक है, सबसे अच्छा हमारे NDA CDS, बैंकिंग को छोड़ करके, मैं बैंकिंग की बात नहीं कर रहा, बैंकिंग में तो थोड़ा सा पैटर्न अलग हो जाता है। मैं NDA CDS, SSC, मैं इनकी बात कर रहा हूँ, एयरफोर्स। यहाँ पर हमें एक सबसे अच्छा जो की पॉइंट मिलता है वो हमें PQRS इस तरीके से लिख करके मिलते हैं ऑप्शन। तो पता है, जब आप इन क्वेश्चंस को हैंडल करें तो सबसे पहले होता क्या है कि हम इनको रीअरेंज ना करें, हम इनको रीअरेंज ना करें, पहले ना करें। सबसे पहले आप अपने ऑप्शंस पे जाएं, ऑप्शंस पे जाएं। ठीक है, ऑप्शन देखा करो कि हमारे ऑप्शंस क्या हैं। जैसे कि अब ऑप्शंस में हमने ये देखा कि सबसे पहले हमें ये दिया हुआ है चारों में से हमारा पहला क्या कौन सा होना चाहिए। तो सबसे पहले हमने देखा P, P, P और R। इससे ये चीज़ बिल्कुल क्लियर हो गई कि हमारा जो सेंटेंस की शुरुआत होगी या तो P से होगी या तो R से। ठीक है, P कहाँ है, ये। R कहाँ है, ये। ठीक है, अब एक चीज़ देखना, इसमें वर्ब कहाँ है। पहली चीज़, वर्ब कहाँ है, ये, जो कि कैसी है, प्लूरल। ऑब्वियस सी बात है, इसका सब्जेक्ट कैसा होगा। ठीक,
अच्छा, स्पेंड का मतलब क्या होता है? स्पेंड का मतलब होता है कहीं पर कोई भी चीज़ गुजारना या खर्च करना, ऐसा समथिंग कुछ भी है, ठीक है, स्पेंड द टाइम बोलते हैं बेटा। अब क्या है कि कौन करेगा? आउटडोर्स को अगर आप सब्जेक्ट ले लेते हो, ठीक है, अब आर के बाद में देखो, आर डी लिखा हुआ है, आर के बाद में कह रहा है पी लगाओ, आउटडोर्स फार्म वर्कर्स, फिर उसके बाद की स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर टाइम। तो अभी आप ये देखो कि इसका कोई मीनिंग ही नहीं बन रहा है। आउटडोर एक प्लेस है, आउटडोर्स क्या है? एक प्लेस है, और अगर आप एडवर्ब ऑफ प्लेस को तो हमेशा हम बाद में रखते हैं, तो शुरू में तो रख नहीं सकते इस कंडीशन में इसको, तो हमारा जो स्टार्टिंग होगा वो होगा पी से। अगर पी से हमारा है तो पी हमारा सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट के बाद वर्ब हो गई, ठीक है, तो पी क्यू, पी क्यू बेटा कहाँ पर है? एक तो ये है, एक ये, तो इसका मतलब हो गया कि ये कट गया, ये दोनों कट गए, अब बचे कौन से? ये। अब पी क्यू, अब ऑब्वियस सी बात है कि स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर टाइम कहाँ पर? आउटडोर्स, ठीक है। अब ये भी देखने वाली बात है, देखो एक चीज समझो, इसको इतना आपने देखा, चलो इसका आंसर बताओ पहले क्या होना चाहिए। चलो 1-2 सेकंड ले लो, क्या आंसर होना चाहिए इसका? देखो तो चलिए, आप लोगों ने कर लिया होगा। तो मैंने जैसा कि आपको बताया कि ये इसका वर्ब हो गया, ठीक है, तो पी क्यू, और उसके बाद मोस्ट ऑफ, स्पेंड किया, क्या स्पेंड किया? ये इसका ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है, मोस्ट ऑफ द देयर टाइम कहाँ पर? आउटडोर्स, तो इसका आंसर बेटा क्या हो गया? सी। आसान होता है। अब ये तो मैं आपको समझा रहा हूँ, तो आपको टाइम लगेगा, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा 2 सेकंड में लगाओ, 3 सेकंड में लगाओ, यार जो लगाओ सही लगाओ। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे गए हैं, अगर आपने 80% अटेम्प्ट किए हैं तो आपके 75 या 80% क्वेश्चन सारे सही होने चाहिए, ठीक है। माइनस मार्किंग का आज का ज़माना हो गया, माइनस मार्किंग नहीं होनी चाहिए। भले ही आप 100% पेपर अटेम्प्ट ना करो, लेकिन जितना अटेम्प्ट करो 100% होना चाहिए, 100% क्लैरिटी से होना चाहिए, मेरा ये मानना है। आप पास तभी होते हो, 100 क्वेश्चन सॉल्व करके आप पास नहीं होते। आप ये 100 क्वेश्चन में आपने अटेम्प्ट कितने किए, मतलब जितने भी अटेम्प्ट किए सही उसमें कितने हैं, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर 10 पूछे गए हैं तुम्हारे पास, अगर इनकेस तुम्हारे पास टाइम नहीं है तो तुमने वहाँ 6 अटेम्प्ट किए जल्दी जल्दी, लेकिन 6 में 6 अगर सही है तो वो ज़्यादा बेटर करता है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं बेटा, सेकंड नंबर क्वेश्चन में। इसको आप जरा 2 मिनट देखो इसी पैटर्न पे कि कहाँ सब्जेक्ट है, कहाँ पर क्या है, जरा जल्दी से देख लो बेटा, और मेरे हिसाब से इसका आंसर बताओ। जल्दी से देखो, चलो देखते हैं। अब वही चीज है इसमें भी कि P या तो आर इन अ ड्रॉयर, इन अ ड्रॉयर। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि प्रेपोजिशन ऑब्जेक्ट होता है, यहां पर लिखा हुआ है, तो अगर हम इसको एज अ सब्जेक्ट लेते हैं, ठीक है, अगर हम इसको एज अ सब्जेक्ट लेते हैं तो ये तो काम बनेगा नहीं। इसमें सब्जेक्ट तो हमें बहुत क्लियर बात है कि ही इसका सब्जेक्ट होगा। अच्छा ठीक है, ही सब्जेक्ट होगा, तो वर्ब कहां पर है? सफर्ड। तो ऑब्वियस सी बात है पी के बाद क्यू आएगा, पी के बाद क्यू या तो इसमें तीनों में है, तो हमारा ये तो कैंसिल हो गया बेटा, ठीक है। अब द पेपर्स, फिर उसके बाद में देखो, अब मैटर ये करता है कि अगर पेपर्स के बाद क्यू के बाद अगर आपने क्यू पी क्यू एस, तो सेम बेटा ऑप्शन हो गया। पी क्यू आर एस होगा बेटा किसी एक में, ठीक है। तो ठीक है, तो पी क्यू के बाद एस, फिर उसके बाद आर, ठीक है। ये ऑप्शन सेम हो गए, इसमें एक ऑप्शन होगा मान लो आर एस होगा, वो टाइपिंग मिस्टेक हो सकती है, ठीक है। तो इसका ये आंसर हो गया। तो आसान था बेटा, आगे बढ़ते हैं। ग्रामर ही हर जगह आपको यूज करनी पड़ेगी, ठीक है। ग्रामर को बेहतर ढंग से पढ़ो। डू यू थिंक, विल, अब आपको ये पता है कि विल के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जरूर आती है। सबसे पहले ढूंढो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये लिखी हुई है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो क्यू के बाद एस जरूर होगा। चलो क्यू के बाद एस ढूंढो, क्यू के बाद एस या तो यहां पर है, क्यू के बाद एस या तो यहां पर है, तो इसका मतलब ये कटा, दो अपने आप एलिमिनेट हो गए, दो हटाना सीख गए। अब बचे कौन से दो? पी क्यू एस आर, पी आर क्यू एस। इसका मतलब सेंटेंस में पी जरूर आएगा, तो पी पहला हो गया। डू यू थिंक, पी के बाद क्यू या पी के बाद आर, डू यू थिंक, पी के बाद क्यू
अब डू यू थिंक के बाद डायरेक्टली बी तो आएगा नहीं, विल तो आएगा नहीं डू यू थिंक के बाद, तो इसका मतलब क्यों नहीं आएगा, तो ये भी कट गया। आंसर क्या हो गया ये, क्योंकि पी के बाद आएगा डू यू थिंक दिस शॉप, फिर उसके बाद क्यू, विल श्रिंक वूलन क्लॉथ्स। इजी था, विद द हेल्प ऑफ ग्रामर, विद द हेल्प ऑफ कॉन्सेप्ट, ग्रामर कॉन्सेप्ट आप आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसका आंसर बी हो गया बेटा। आसान है, एनडीए के क्वेश्चंस हैं, इसको करो, अपने दोस्तों को बताओ और इसको शेयर करो। और अच्छी चीज़ें हैं, बांटनी चाहिए हमेशा, जैसे हम आपको बांट रहे हैं वैसे आप अपने दोस्तों को भी दीजिए, बताइए उन लोगों को कि कैसे। कोई एक चीज़ मैं आपको बता दूं, कोई भी ऐसा नहीं है कि मतलब बहुत ज़्यादा इंग्लिश में बहुत मेहनत करनी पड़ती है, 10-10 घंटे पढ़ने पड़ते हैं। एक बार तरीके से पढ़ लो, एक बार कायदे से पढ़ लो। इंग्लिश में सबसे जल्दी स्कोर किया जा सकता है, 100% स्कोर किया जा सकता है। आगे चलिए, 3 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। 4 नंबर में देखते हैं बेटा। 4 नंबर में जैसे कि हम लोग देखते हैं कि P या तो R इसका सब्जेक्ट हो सकता है। R टू द पुलिस लिखा हुआ है, टू द पुलिस इसका सब्जेक्ट नहीं हो सकता। कारण ये है कि ये एक प्रेपोजिशन है और प्रेपोजिशन के बाद नाउन, ये बनता है एक फ्रेज, ठीक है, फ्रेज। और फ्रेज जो है, जो कि फ्रेज है, ये आपका सब्जेक्ट नहीं बन सकता, ठीक है। सब्जेक्ट हमारा कौन सा है, P, वी एडवाइज्ड। अब यहाँ पर एक चीज़ हमें समझनी है, 1-2 चीज़ें, कि एडवाइस जब आप नरेशन पढ़ोगे तो एडवाइस अपने बाद में ऑब्जेक्ट लेता है और उसके बाद 2 + V1 का यूज़ किया जाता है। ऐसा कॉन्सेप्ट कहाँ पर लिखा हुआ है, ये देखो लिखा हुआ है, ऑब्जेक्ट + 2 V1, ठीक है। तो ये, तो इसका मतलब ये होगा P के बाद में आएगा Q, ठीक है। P के बाद में Q कहाँ पर है, PQ, ये दोनों कैंसिल हो गए, बचा कौन सा, PQ। अब या तो R या तो S। अब एक देखने वाली बात है कि यहाँ पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज़ किया गया है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अब जब आप प्रोनाउन पढ़ रहे होगे तो वहाँ पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जानते होगे कि ये किसी ना किसी के लिए ऑब्जेक्ट बन करके आता है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो होता है वो एक ऑब्जेक्ट बन के आता है। जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं कि जैसे कि एंजॉय, इंट्रोड्यूस, सरेंडर, ठीक है, और इसी तरह से प्राइड, ड्रिंक, डिवोट, अवेल, और इस तरीके से बहुत सारी वर्ब्स होती हैं, अडेप्ट, ये सभी अपने बाद में ऑब्जेक्ट लेती है। अगर इनके बाद में ऑब्जेक्ट ना लिखा हो तो फिर सब्जेक्ट का जो रिफ्लेक्सिव केस यूज किया जाता है, रिफ्लेक्सिव केस। अगर ऑब्जेक्ट ना लिखा हो तो रिफ्लेक्सिव केस यूज किया जाता है। लाइक आप एग्जांपल से समझ सकते हो, ठीक है, आप इसके एग्जाम्पल से समझ सकते हो कि अगर आपने, देखो मैं यहीं पर बता देता हूँ, आसान है। जैसा कि मैंने कहा ही एंजॉयड एट द पार्टी, ठीक है। देखो मैं ये आपको इतना ज़्यादा बताने का कारण बस इतना ही है कि आप ये जान लो कि जब आप ग्रामर पढ़ रहे होगे, जब आप, ठीक है, अगर आपने इस तरह से ग्रामर नहीं पढ़ी है तो अब आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। आपने डायरेक्टली अगर कोई चीज़ें पढ़ी हैं तो अगर आप समझते हो तो आपको सारी चीज़ों में हेल्प होती है। देखो किसी के लिए कुछ अलग से पढ़ाई नहीं करनी होती है, एक पढ़ाई करो, एक बार अच्छे से पढ़ो, उसका यूज़ सब जगह होता है। बस मेरा कहने का मतलब ये है कि मैं ऐसा टीचर हूँ कि मैं आपको वो चीज़ें पढ़ाऊँगा जो आपको हर जगह यूज़ होगी। अभी आप क्लोज टेस्ट करोगे, क्लोज टेस्ट में भी इनके हेल्प आपको मिलेगी, ठीक है। तो अब जब आप ये पढ़ रहे हो तो अब आपने देखा एंजॉयड एट द पार्टी, अगर आपने ये पढ़ा है कि एंजॉय अपने बाद में ऑब्जेक्ट लेता है तो एट द पार्टी तो ऑब्जेक्ट है नहीं, क्योंकि ये फ्रेज है, प्रेपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट। ये तो वेयर और व्हेन के आंसर्स होते हैं, ठीक है। ये तो एडजेक्टिव या एडवर्ब का काम करते हैं, ये एडवर्ब फ्रेज हो गई, एडवर्ब फ्रेज। तो हमें तो चाहिए नाउन प्रोनाउन, तो अब वो तो दिया नहीं गया है, तो पता है क्या करते हैं फिर, एंजॉय के बाद में सब्जेक्ट का ही रिफ्लेक्सिव बना लेते हैं। तो इसका जो आंसर, तो यही कॉमन एरर में भी पूछा जाता है, तो ये हो जाएगा हिमसेल्फ, कि ही एंजॉयड हिमसेल्फ एट द पार्टी, ठीक है। तो ये चीज़ें, ये प्रोनाउन में अगर आपने पढ़ा होगा तो ठीक है, नहीं तो जब मेरी क्लासेस स्टार्ट होंगी, पेड लेक्चर्स, तो मैं तो सारी चीज़ें पढ़ाऊंगा ही आप लोगों को, ठीक है। तो आप सारी चीज़ें पढ़ो। तो अब देखो, तो बहुत ज़्यादा आसान है इन चीज़ों को समझना, और मेरे हिसाब से आंसर क्लियर हो गया होगा आप लोगों को कि ये देमसेल्फ किसके लिए आया है। देमसेल्फ प्लूरल है, किसके लिए आया होगा, हाईजैकर्स के लिए, क्योंकि ये प्लूरल है, हाईजैकर्स भी प्लूरल है।
और सरेंडर करेंगे अपने आप को, ठीक है। जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है वो अपने आप के लिए आता है, ठीक है। तो बस किसको सरेंडर करेंगे, पुलिस को सरेंडर करेंगे। तो क्यू के बाद आ गया एस, क्यू के बाद आ गया एस, तो आंसर आपका हो गया सी, ठीक है। फोर्थ का सी, आसान है। आगे बढ़ते हैं, इसके क्वेश्चंस आप खुद करिए, ये वाला क्वेश्चन आप खुद करिए। जल्दी से, विद इन सेकेंड इसका आंसर लगाओ। चलो लगाओ जल्दी से। चलो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसमें हमें हेल्प के लिए क्या मिलना। सब आर या तो पी। आर से सेंटेंस की शुरुआत होने का मतलब वही है कि ये प्रेपोजिशन हो गया, ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया, इससे सेंटेंस की शुरुआत नहीं हो सकती। तो ये दोनों तो अपने आप ही कट गए, ठीक है। ये दोनों अपने आप कट गए, ए और सी अपने आप कट गए, बचे कौन से, बी और डी। बचे कौन से, बी और डी। अब इससे ये क्लियर हो गया कि पी के बाद या तो एस लाना है या तो क्यू लाना है। तो ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। अब पी के बाद या तो एस आएगा या तो क्यू आएगा। तो अगर मान लो पी के बाद हम क्यू ले लेते हैं, आप क्या लेना चाहते हो, पी के बाद अगर आप क्यू लेते हो, आपको लगता है स्पोर्ट कार्स अपील, तो स्पोर्ट कार अपील तो करेगी नहीं, अपील करने वाला तो कोई दूसरा ही होगा, ठीक है। तो चलो अपील, और दूसरी चीज ये है कि चलो अगर आप क्यू ले भी लेते हो तो इसके बाद क्या लाना पड़ेगा आपको, एस। अपील एक वर्ब है और वर्ब अपने बाद में टू प्लस ऑब्जेक्ट का यूज करती है। अपील टू किसी से, तो क्यू के बाद आर आना ये चीज कंफर्म है। और क्यू के बाद आर कहां लिखा हुआ है, यहां पर, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि पी के बाद आएगा एस, एस के बाद आएगा क्यू, क्यू के बाद आएगा आर। सब चीजें अब आप प्रेपोजिशन पढ़ेंगे तो प्रेपोजिशन में आपको फिक्स प्रेपोजिशन पढ़नी पड़ेगी, किसके बाद क्या आता है, किसके बाद क्या नहीं आता है, ये सारी चीजें। इसका आंसर बी हो गया, ठीक है। जिसका इसका सही है वो अच्छा है, जिसका नहीं सही है तो बस ये है कि वो अपने ग्रामर पे फोकस करें। पीक्यूआरएस करने के लिए कोई नौटंकी में पढ़ने की जरूरत नहीं है कि कोई इसकी ट्रिक होती है, कुछ है, ट्रिक व्रिक कुछ नहीं है। कोई इतना बड़ा महारथी नहीं है कि जो इसकी ट्रिक से आपको, अगर आपको नॉलेज नहीं है तो आपको कोई ट्रिक व्रिक कोई काम नहीं आने वाली है, बस आप इतना समझ लो। नहीं तो बस ट्रिक के चक्कर में पड़े रहो और अपना बेड़ा गर्क करते रहो, बस यही बात है। अच्छे से पढ़ो, कायदे से पढ़ो, टाइम दे करके पढ़ो, ठीक। नौकरी तुम्हारे कदमों में गिरेगी आकर के। और अगर ट्रिक व्रिक के चक्कर में पड़े रहे तो बस लिमिटेड नॉलेज लेकर के ही जाओगे तो फिर लिमिटेड ही नंबर आएंगे। कभी 50% में भी सिलेक्शन हो जाता था, आज 80% में सिलेक्शन होता है। डिसाइड करो 50% वाले स्टूडेंट बनना चाहते हो कि 80% वाले। नेक्स्ट देखो इस क्वेश्चन को, देखो 6 नंबर आसान है। अब इसमें देखो पहले पी क्यू आर एस सब में लिखा हुआ है, अब आपको थोड़ा सा इसमें देखना पड़ेगा। इसमें चारों ऑप्शन लाई कर सकते हैं, लेकिन अब आप ये देखो क्या प्लान्ट से सेंटेंस की शुरुआत हो सकती है। सबसे पहले हटाना सीखो, नहीं हो सकती। वर्ब की फॉर्म से सेंटेंस की शुरुआत नहीं हो सकती, ठीक है। उसके बाद में देखो पी से सेंटेंस की शुरुआत हो सकती है, क्यू से सेंटेंस की शुरुआत हो सकती है, नहीं हो सकती, ये भी गया। अब बचा कौन सा आपके पास, बी और सी। अब बी और सी बचा। बी में क्या है, पी आर क्यू एस, पी आर क्यू एस, ठीक है। उसके बाद एस क्यू आर पी। पी क्या लास्ट में आ सकता है, ही क्या लास्ट में आ सकता है, नहीं आ सकता, ये भी गया। कुछ करने की जरूरत ही नहीं थी। ये लो आंसर एनडीए 2017 के क्वेश्चंस हैं, मेरे अपने क्वेश्चंस नहीं है ये है। और कितने सारे बच्चों ने इसको पढ़ा भी नहीं होगा। अब आप समझ रहे हैं, जिसमें पूरे पूरे नंबर लाए जा सकते थे, कितने सारे बच्चों ने इसको पढ़ा भी नहीं होगा, ठीक है। तो बस देख लो डर के रहने का क्या मतलब होता है। कुछ आप डरते हो, कुछ आपको टीचर्स डरा देते हैं। डरना नहीं है, मेहनत करो, खुद से पढ़ने की कोशिश करो, खुद मेहनत करने की कोशिश करो कि कोई क्या कह रहा है उसको समझने की कोशिश करो। बेटा आगे नेक्स्ट वाला खुद करो, 7 नंबर जल्दी से, जल्दी कुछ इसमें की पॉइंट ढूंढो जल्दी से। की पॉइंट थोड़ी बहुत ग्रामर पढ़ी होगी, इसमें की पॉइंट ढूंढो। सी हैज, पहली चीज यहां पर हमें जो की पॉइंट मिला हैज। अब हैज के बाद
या तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, और या तो अगर हैज मेन वर्ब है तो इसके बाद में आपका नाउन आएगा। ठीक, दूसरा की पॉइंट, देन लिखा हुआ है, देन के पहले मोर आएगा, तो मोर देन। अब बताओ, ये इंटेलिजेंस लिखा हुआ है, ये नाउन है, ये किस चीज को करेगा? तो बहुत आसान हो गया, मोर इंटेलिजेंस देन QRS। QRS कहां पर है? QRS, QRS देखो जल्दी से कहां पर है, आंसर समझो इसका। देखो जल्दी से, ये आंसर। चलो आगे बढ़ते हैं। मैंने कोई ट्रिक बताई? आंसर लग रहा है कि नहीं लग रहा है? 4 सेकंड, 5 सेकंड, 10 सेकंड, जितना भी है यार, आंसर सही होने चाहिए। समय लग रहा है, लगने दो। बहुत ज़्यादा समय तो वैसे भी नहीं लगेगा, आप इतने मूर्ख तो हो नहीं कि एक क्वेश्चन में आप 10 मिनट दे दोगे, ये तो आप भी जानते हो। लेकिन जिस क्वेश्चन को आप टाइम दे रहे हो वो क्वेश्चन उस पर सॉल्व होना चाहिए और सही हो जाना चाहिए। क्लियर हो गई बात? आगे बढ़ते हैं। चलो इस क्वेश्चन को भी जल्दी करो। देखो एक चीज़ समझ लेना, जिनके पास जो भी, जिनको इसकी PDF चाहिए, PDF आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स लिंक में पड़ी होगी, आप उसको डाउनलोड कर लेना। टेलीग्राम चैनल को डाउनलोड कर लो सभी लोग, वहाँ से आपको मटेरियल वगैरह मिलता रहेगा, नोटिफिकेशन। और हाँ, जिसने इस वीडियो, जो भी वीडियो को सब्सक्राइब कर चुके हैं, ठीक है, नहीं किया है तो कर लो। जो कर चुके हैं वो बेल आइकन प्रेस कर लें, उनको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे कि मेरे वीडियोस आ रहे हैं, क्योंकि रेगुलर 1-2 दिन के बीच में मेरे वीडियोस आते रहेंगे आप लोगों को। मेरा पेड लेक्चर भी स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, पेड वीडियो स्टार्ट हो रहा है। लेकिन पेड वीडियो का मतलब ये नहीं है कि मैं यूट्यूब में नहीं पढ़ाऊंगा। मैं यूट्यूब में भी अपनी जो भी मुझे लगेगा बेस्ट कंटेंट मैं आपको दे सकता हूँ। या आपको कोई प्रॉब्लम है, जो बच्चे नहीं खरीद पा रहे हैं या नहीं खरीदना चाहते हैं, जो जैसा भी उनका इशू है, कोई ज़बरदस्ती तो है नहीं, तो वो अपना यूट्यूब पे पढ़ते रहे। मैं यूट्यूब पे भी बराबर वीडियोस जैसे मैं डाल रहा हूँ मैं ऐसा डालता रहूँगा, ठीक है। और अपना पेड वीडियो मैंने स्टार्ट किया हुआ है कि अगर आपको ग्रामर को बहुत बेहतर ढंग से पढ़ना है, ग्रामर को, तो बच्चे आपको मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। चलो बेटा देखते हैं। बेटा कुछ लाइट का प्रॉब्लम है, तो थोड़ा सा अगर लाइट कम आ रही हो या कम हो रहा हो तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। लाइट चूंकि जा चुकी है, मौसम बाहर बहुत खराब हो गया है, ठीक है। तो चलिए 8 नंबर क्वेश्चन जल्दी से आप लोग बेटा हैंडल करिए। देखो दे से सेंटेंस की शुरुआत होगी, ये बिल्कुल क्लियर है, इसका मतलब आर नहीं होगा। पी से सेंटेंस की शुरुआत होगी, दे, इसके बाद वर्ब आनी चाहिए। वर्ब कहाँ है? शुड। पी के बाद क्यू। जल्दी देखो आंसर क्लियर हो रहा है, बोलो। बिल्कुल सही, और कहीं नहीं है। पी के बाद क्यू, आर एस। अब ऑब्वियस सी बात है, शुड इम्प्लांट, क्या इम्प्लांट करेगा? साउंड प्रिंसिपल इन द माइंड्स ऑफ यंग चिल्ड्रन। बहुत आसान था। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा लाइट डिम हो रही है, मुझे ऐसा लग रहा है। देख लो 1-2 क्वेश्चन और है, मैनेज कर लो बेटा, है ना। अब मौसम खराब हो गया, मौसम तो कोई जानता नहीं है मौसम का क्या है। चलो आगे देखते हैं जल्दी से। इस क्वेश्चन को बेटा जल्दी से सॉल्व करो, थोड़ा सा जल्दी करना पड़ रहा है मुझे, कॉन्सेप्ट वही है सारे। देखो जल्दी से, तो बेटा देखो इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कर लेना, देख लेना अपने हिसाब से, बहुत कठिन नहीं है। मेरे हिसाब से पी और क्यू से सेंटेंस की शुरुआत होगी, पी या तो क्यू से, ठीक है। अब देख लो इसको कि वर्ब कहां पर है, कैसे क्या है। व्हेन आई वॉज अ स्टूडेंट, ठीक, देखो जल्दी से, जल्दी देखो, जल्दी देखो। व्हेन आई वॉज अ स्टूडेंट आई लर्न स्विमिंग एट द एज ऑफ 15। कहां पर करते थे? इन आई लर्न स्विमिंग एट द एज ऑफ 15 व्हेन आई वॉज अ स्टूडेंट, तब क्या था? तो ये देख लो बेटा, है ना। तो इसका आंसर मैं आपको बता देता हूं, सी है। देख लेना, ये भी उसी ट्रिक से हो जाएगा। आगे देखते हैं। और 10th नंबर का भी बेटा आंसर सी है, QRPS। तो थोड़ा सा लाइटिंग प्रॉब्लम की वजह से मैं इसको बहुत ज़्यादा आगे 2 क्वेश्चन को नहीं समझा पाया। आप देख लो अच्छे से, समझ लो, है ना। फिर आगे अगर बनेगा तो मैं एक वीडियो और बना दूंगा अच्छे से, 2 NDA या SSC के क्वेश्चंस के साथ, ठीक है। तो थोड़ा आप लोगों को भी समझने में दिक्कत हो रही कि हाँ, PDF को जरूर आप एक डाउनलोड कर लेना, उसको आराम से पढ़ना, देखना, समझना, ठीक है। और वीडियो को खूब शेयर करो, खूब लाइक करवाओ। यार तुम लोग बिल्कुल ना लाइक करते हो, ना बिल्कुल शेयर करते हो, ना कुछ नहीं करते हो, पता नहीं क्या है यार, सुस्ती है क्या, पढ़ा नहीं पा रहा हूँ मैं। अरे इतना इंपॉर्टेंट कंटेंट पढ़ा रहे हैं, कोई नहीं देगा। और धुआंबाजी कोई भी करेगा, मैं धुआंबाजी नहीं करता, मैं बस सॉलिड चीज़ें पढ़ाता हूँ। तो थोड़ा उसका फोकस ध्यान दो,
ठीक है, और शेयर करो और बताओ अपने दोस्तों को। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। जय हिंद।